नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल JB स्टडी पॉइंट में। NTA UGC नेट पेपर फर्स्ट की ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट संख्या 52 है। दोस्तों, ये जो सवाल लेके आया हूं मैं, ये बेस्ट लेवल के सवाल हैं जो एग्ज़ाम में 99% आने की इनकी संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। पेपर फर्स्ट का बनाया है हमने अलग और इतिहास का बनाया हमने अलग, ठीक है। रोज़ाना 4 टेस्ट हम उसमें कराते हैं। डेली टॉपिक देते हैं 1 यूनिट का, ठीक है। तो 4 टेस्ट लगातार कराते हैं हम, 2 सुबह और 2 शाम। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। केवल 100 रुपये का चार्ज है। आपकी जुलाई तक कम से कम 10 बार रिवीजन हो जाएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8755475312। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा उद्देश्य है अब की बार नेट JRF पार। तो आप हमारा बायोडाटा देख सकते हैं। PhD इतिहास, 1 बार JRF और 4 बार नेट। पूरा अनुभव है दोस्तों में, इसलिए हम जो है वीडियो लेके आते हैं आपके सामने। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। उसके पास में जो ज्वाइन के बटन है उसको ज्वाइन करके मेंबरशिप ले सकते हैं, और उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकले और आपको वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर। अगर आपको तुरंत यानी कि क्वेश्चन के तुरंत बाद में आंसर देना हो तो दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप लास्ट में कितने सही हैं आपके कमेंट करके उत्तर ज़रूर बताना। तो पहला सवाल है, आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, आप भी उत्तर दे सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी निर्माणात्मक मूल्यांकन की विशेषता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। मूल्यांकन सत्रांत पर होता है। दूसरा ऑप्शन, मूल्यांकन कार्यक्रम तैयार करने से पहले किया जाता है। तीसरा ऑप्शन, मूल्यांकन शिक्षण का अधिगम परिणाम संसूचित करने से संबंधित है। चौथा ऑप्शन, मूल्यांकन शिक्षण के दौरान किया जाता है। दोस्तों, बिल्कुल आपके सामने बिल्कुल एग्ज़ाम की भाषा है ये। एग्ज़ाम में ऐसे ही आते हैं सवाल, इससे हल्के नहीं आते हैं। थोड़ा सा अपना दिमाग जो है दोस्तों कंसंट्रेट करना, माइंड को अपने को, बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि निर्माणात्मक मूल्यांकन की विशेषता क्या होती है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। निर्माणात्मक जो मूल्यांकन होता है वो मूल्यांकन शिक्षण के दौरान जो है किया जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। व्याख्या भी हम लेके आए हैं। बच्चों के लगातार प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक, बच्चों के लगातार फीडबैक के लिए निर्माणात्मक मूल्यांकन अत्यधिक सहायक होता है। इस मूल्यांकन के दौरान अध्यापक अध्यापन के समय यह जांच करते हैं कि बच्चे ने अनुभूतियों व अभिव्यक्तियों और ज्ञान को कितना आत्मसात किया है, यानी कि ऑब्जर्व किया है, कितना ग्रहण किया है। इसे रचनात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को रचनात्मक प्रक्रिया में सक्षम बनाना होता है, जो उनको बेहतर ढंग से सीखने में प्रभावी रूप से मदद करे। निर्माणात्मक मूल्यांकन की मुख्य विशेषता यह है कि मूल्यांकन का प्रयोग शिक्षण कार्य के दौरान किया जाता है। आप नोट्स भी बना सकते हैं। दूसरा सवाल आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगमकर्ता की गैर संज्ञानात्मक विशेषता होती है? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो पेपर फर्स्ट होता है वो आपका नेट JRF ही बनाता है। ये बात आप ध्यान रखना। आपका सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, परंतु पेपर फर्स्ट ही आपको नेट JRF कराता है, क्योंकि इसमें सिलेबस कम है, इसलिए आप इसे पूरा कर सकते हैं। और जो अपना सिलेबस होता है दोस्तों, कितना भी पढ़ लो आपका सिलेबस पूरा नहीं होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी अधिगमकर्ता की गैर संज्ञानात्मक विशेषता है? ऑप्शन फर्स्ट, स्मरण। ऑप्शन सेकंड, समस्या समाधान। ऑप्शन थर्ड, महत्वपूर्ण संवेदी आगतों की पहचान करना।
और चौथा ऑप्शन जो है वह है सत्य में विश्वास करना। तो फ्रेंड्स, अधिगमकर्ता होता है छात्र, ठीक है। छात्र को बोलते हैं अधिगमकर्ता। कि गैर संज्ञानात्मक विशेषता क्या होती है? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है, जो गैर संज्ञानात्मक विशेषता है वो है सत्य में विश्वास करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। इसकी व्याख्या भी हम लेके आए हैं, देखते हैं। सत्य में विश्वास करना अधिगमकर्ता की गैर संज्ञानात्मक विशेषता होती है, क्योंकि संज्ञान न होने की स्थिति में वह वस्तु या स्थिति के बारे में उसी रूप में विश्वास कर लेता है जैसा वह दिखाई देता है, ठीक है। तीसरा सवाल, शोध साहित्य की एक अच्छी समीक्षा का उद्देश्य होता है। जो शोध साहित्य होता है उसकी एक अच्छी रिव्यू या समीक्षा का उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। अगर हम किसी किताब का, किसी कहानी का हम रिव्यू करें, यानी कि दोबारा उसका उल्लेख करना करें, तो उसका जो उद्देश्य क्या होता है? पहला ऑप्शन, विषय वस्तु का व्यक्तिनिष्ठ विश्लेषण करना। दूसरा ऑप्शन, लेखकों और उनके संबंधों के बारे में सूचना प्रदान करना। तीसरा ऑप्शन, शोध प्रश्नों का सृजन करना और उनकी वैधता निरूपण। चौथा ऑप्शन, बहुकार्य आधारित परीक्षण करना। तो दोस्तों, शोध साहित्य की अच्छी समीक्षा का रिव्यू होता है। अगर आपसे कहा जाए दोस्तों कि आपने एक किताब पढ़ी है, किताब के बारे में 2 शब्द बोले, तो उसको बोलते हैं समीक्षा। समीक्षा कीजिए कि आपको बुक कैसी लगी, क्या क्या उसमें रोल थे, ठीक है, उसको बोलते हैं समीक्षा। उन्हें अपने शब्द में बोलिए। तो शोध साहित्य की एक अच्छी समीक्षा का जो उद्देश्य होता है, तो दोस्तों वो होता है ऑप्शन नंबर सी, शोध प्रश्नों का सृजन करना और उनकी वैधता निरूपण। जो शोध है, जो हम शोध कर रहे हैं समीक्षा के तहत, तो शोध प्रश्नों का सृजन करना, ठीक है, और उनकी जो वैधता है कि वाकई में ये प्रश्न बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, क्या ये ऐसा हुआ था उसमें, नहीं हुआ था, तो उसको बोलते हैं उनकी वैधता, ठीक है, सत्यापित करना। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शोध साहित्य के एक अच्छी समीक्षा का मुख्य उद्देश्य है शोध प्रश्नों का सृजन करना और उनके वैधता का निरूपण करना होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि शोध प्रश्न पूर्ण रूप से नए व वैध होंगे तो शोध साहित्य अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकेगा। चौथा सवाल देखते हैं अब। वह अध्ययन क्षेत्र जिसमें प्रौढ़ अधिगम कार्यों हेतु रणनीतियों के रूप में भूमिका प्रदर्शन, अनुगमन और स्वयं मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है, निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? शिक्षण शास्त्र, एंड्रोगॉजी, विज्ञान या मनोविज्ञान, नरविज्ञान, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये सवाल एग्जाम में आ चुका है। जिन्होंने पिछले बार पेपर दिया होगा आप उनको पता होगा कि ये सवाल आया है, ठीक है, इसलिए मैं लेके आया हूँ। कुछ पुराने पेपर के सवाल हैं, कुछ मिलाए गए हैं सवाल। इसीलिए दोस्तों कॉम्बिनेशन इतना मैं अच्छा लेके आता हूँ कि आपको जब आप पेपर दो, ठीक है, तो ऐसा लगे कि हाँ हम जो है मोबाइल पर ही अपने पेपर दे रहे हैं, और जब मोबाइल पेपर दो तो ऐसा लगा कि आप सच में ही टेस्ट दे रहे हैं, नेट का टेस्ट दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस सवाल का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एंड्रोगॉजी, ठीक है, एंड्रोगॉजी बोलते हैं उसको। तो इसकी व्याख्या भी हम देख लेते हैं दोस्तों। एंड्रोगॉजी वह अध्ययन क्षेत्र है जिसमें प्रौढ़ अधिगम कार्यों हेतु रणनीति के रूप में भूमिका प्रदर्शन, अनुगमन और स्वयं मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। तो प्रौढ़ क्या होता है आप सभी को पता होगा। जैसे प्रौढ़ शिक्षा वो होती है दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति बचपन में नहीं पढ़ा, ठीक है, सरकार क्या करती है, अब प्रौढ़ शिक्षा लागू कर रही है, जिससे कि तहत बड़े बूढ़े जो बुजुर्ग लोग हैं, अनपढ़ महिला हैं, अनपढ़ पुरुष हैं, उनको थोड़ा बहुत अक्षर का ज्ञान होना चाहिए, उसको बोलते हैं प्रौढ़ शिक्षा। तो बोलते हैं प्रौढ़, इसमें है प्रौढ़ अधिगम, यानी कि मूलभूत जो ज्ञान है दोस्तों वो आना चाहिए सभी को, क्योंकि
जिस देश में अनपढ़ लोग ज़्यादा होंगे दोस्तों वो तरक्की कभी नहीं कर सकता है। ठीक है, 5वां सवाल देखते हैं। शिक्षण अधिगम से संबंधित अनुभव का शंकु को किसने प्रस्तुत किया? जॉन डीवी, किलपैट्रिक, फ्रॉबेल या एडगर डेल? यह भी एग्जाम में आ चुका सवाल है। ठीक है, अनुभव का शंकु कई बार एग्जाम में आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट है सवाल। शिक्षण अधिगम से संबंधित अनुभव का शंकु को किसने प्रस्तुत किया? तो फ्रेंड्स सही आंसर है एडगर डेल ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। शिक्षण अधिगम से संबंधित अनुभव के शंकु का सिद्धांत प्रसिद्ध शिक्षाविद एडगर डेल महोदय ने दिया था। इसके माध्यम से अधिगम में अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करना समझाया गया है। 6वां सवाल है, मूल्यांकन योजना के अवयव क्या हैं? उद्देश्य, संसाधन, विश्लेषण या प्राधिकार? नीचे दिए गए विकल्प से सही उत्तर को चुनना है आपको। तो वो आपके सामने ये रहे, ए सी, बी, बी सी डी या ए बी सी। तो फ्रेंड्स मूल्यांकन योजना के जो अवयव होते हैं, ठीक है, वो होते हैं उद्देश्य। मूल्यांकन का जो दोस्तों उद्देश्य होता है एक, यानी कि मूल्यांकन जैसे कि परीक्षा होती है सभी बच्चों की, तो उनसे क्या होता है मूल्यांकन कहते हैं उसको। ठीक है, मूल्यांकन करना आप सभी जानते होंगे, मूल्यांकन करना कि भाई कितना बच्चे में कितना एग्जाम में कितने नंबर है, तो उनको क्या कहते हैं मूल्यांकन बोलते हैं। उसका उद्देश्य होता है, ठीक है, संसाधन और विश्लेषण होता है उसका। ठीक है, और ए बी सी होता है, डी नहीं हो, प्राधिकार नहीं होता है। ठीक है, उद्देश्य होता है, संसाधन होते हैं और विश्लेषण जो है मूल्यांकन योजना के अवयव यानी तत्व होते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मूल्यांकन से न केवल छात्रों की प्रगति और उपलब्धि का मापन किया जाता है, बल्कि अध्यापन सामग्री और लेन देन में प्रयुक्त विधियों की प्रभावशीलता को भी परखा जा सकता है। मूल्यांकन से संबंधित तैयार की गई योजना को मूल्यांकन योजना कहते हैं। मूल्यांकन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित अवयवों का समावेश होता है। तो क्या समावेश होता है? शिक्षण उद्देश्य, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, अधिगम क्रियाएं, लर्निंग एक्टिविटीज़ और व्यवहार परिवर्तन। ये क्या होता है? मूल्यांकन प्रक्रिया के तत्व होते हैं। ठीक है, ये आपस में जॉइंट होते हैं और इनसे जो उद्देश्य जैसे उद्देश्य, संसाधन, विश्लेषण और अधिगम कार्यक्रम बनाना, ये क्या होता है दोस्तों? ये मूल्यांकन प्रक्रिया के अवयव होते हैं। 7वां सवाल देखते हैं अब। निम्नलिखित में से कौन उच्च संज्ञानात्मक परिणाम का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन उच्च संज्ञानात्मक परिणाम का उदाहरण है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। तथ्यों एवं उनके अनुक्रमों का अधिगम, नियमों तथा क्रिया अनुक्रमों का अधिगम, अवधारणाओं एवं अमूर्तों का अधिगम, या ऑप्शन नंबर डी अभिज्ञता एवं मूल्यन का अधिगम। तो फ्रेंड्स उच्च संज्ञानात्मक परिणाम का जो उदाहरण होता है वो है ऑप्शन नंबर सी, अवधारणाओं एवं अमूर्तों का अधिगम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अवधारणाओं एवं अमूर्तों का अधिगम उच्च संज्ञानात्मक अधिगम परिणाम का उदाहरण है। संज्ञानात्मक अधिगम का तात्पर्य है जिसमें प्राणी पर्यावरण की घटनाओं के बीच नए संबंध की प्रत्याशा करता है और उनके बीच नए सहचर्य की स्थापना करता है। अर्थात व्यक्ति अपने मन में पर्यावरणीय घटनाओं,
वह सूचनाओं का एक संज्ञानात्मक नक्शा विकसित कर लेता है। 8वां सवाल, किस प्रकार के मूल्यांकन में अधिगमकर्ता की कमियों एवं कठिनाइयों की पहचान पर बल दिया जाता है? तो फ्रेंड्स, अधिगमकर्ता होता है शिक्षार्थी या छात्र या विद्यार्थी। तो फ्रेंड्स, उसमें अधिगमकर्ता में जो मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन में अधिगमकर्ता की कमियों और कठिनाइयों की जो पहचान की जाती है वो ऑप्शन नंबर सी नैदानिक मूल्यांकन पर, इसमें जो है मूल्यांकन में इन पर बल दिया जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नैदानिक मूल्यांकन क्या है? नैदानिक मूल्यांकन में अधिगमकर्ता की कमियों और कठिनाइयों की पहचान पर बल दिया जाता है। नैदानिक मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक द्वारा अपने विद्यार्थियों के असंतुलित व्यक्तित्व, कुसमायोजित व्यवहार आदि परिस्थितियों को दूर करने का प्रयास करता है। इसमें संयम और धैर्य की अति आवश्यकता होती है। जिस तरह चिकित्सक अपने मरीज की बीमारी सुनकर बीमारी के कारणों की जांच करता है ताकि उसका सही उपचार किया जा सके, उसी तरह शिक्षक भी विद्यार्थी के अध्ययन में रुकावट या मंद गति के कारणों का अध्ययन करता है ताकि वह उसको दूर करके विद्यार्थी की अधिगम क्रिया का विकास कर सके। 9वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम में योगदान देने वाला व्यवहार है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है किसी विद्यार्थी द्वारा कही गई बात का सार तैयार करना। दूसरा ऑप्शन किसी उत्तर का सविस्तार प्रतिपादन हेतु विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देना। ऑप्शन नंबर सी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रश्न पूछने की तकनीक का उपयोग करना। ऑप्शन नंबर डी सोपानिक प्रस्तुति द्वारा तार्किक क्रम में अवधारणाओं की व्याख्या करना। तो फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम में योगदान देने वाला मुख्य व्यवहार है? तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है। सोपानिक प्रस्तुति द्वारा तार्किक क्रम में अवधारणाओं की व्याख्या करना राइट आंसर है। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। सोपानिक प्रस्तुति द्वारा तार्किक क्रम में अवधारणाओं की व्याख्या करना प्रभावी अधिगम में योगदान देने वाला मुख्य व्यवहार है। प्रभावी अधिगम में अधिगम प्रक्रियाओं व उससे संबंधित तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। 10वां सवाल आपके सामने है। अधिगम स्तर, क्योंकि अधिगम के स्तर होते हैं, ठीक है, और उदाहरण उसके क्या क्या हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, हर एक बार ये एग्जाम में आता है, ठीक है, इसलिए दोस्तों इनको जो ध्यान में रखना चाहिए। आपके सामने अधिगम स्तर है स्मृति स्तर, ठीक है, अवबोध स्तर अंडरस्टैंड लेवल, और विश्लेषण एनालिसिस सृजन स्तर। तो इनके उदाहरण क्या क्या हैं आपके सामने दिए रखे हैं, और इसकी जो आपको कूट है वो मिलाना है, ठीक है। तो आपके सामने, ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों। स्मृति स्तर, स्मृति स्तर होता है सूचना को अनुस्मरण करना, ठीक है। स्मृति माने मेमोरी लेवल होता है ये दोस्तों। मेमोरी का मतलब होता है आपका जो माइंड कितना अच्छी तरह काम कर रहा है, कितना अच्छा कैप्चर कर रहा है, ठीक है। मास्टर जो बोल रहा है, टीचर जो बोल रहा है, आप उसको सही से समझ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं स्मृति स्तर। सूचना को अनुस्मरण करना, सूचना को याद करना। अब होता है अवबोध स्तर, ठीक है, अवबोध स्तर। तो दोस्तों अवबोध स्तर में क्या होता है? अवबोध होता है अंडरस्टैंड माने समझना। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दी गई संकल्पना के उदाहरणों की पहचान करना। अगर आपके सामने कुछ उदाहरण दे दिए जाएँ तो आप अपनी समझ से उसको पहचान लेंगे कि ये जो है इसका सही आंसर है, ठीक है। तो स्मृति स्तर क्या हो गया? सूचना अनुस्मरण करना। अवबोध स्तर हो गया दी गई संकल्पना के उदाहरण की पहचान करना। विश्लेषण स्तर
ठीक है दोस्तों। विश्लेषण स्तर का मतलब होता है कि आपको पास में कोई डाटा है उसका विश्लेषण करना, ठीक है। कोई भी पाठ्यक्रम है उसका विश्लेषण करना, किसी का भी विश्लेषण करना हो सकता है इसमें, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सूचना का कई भागों में पृथक्करण। क्योंकि आप पृथक्करण कर सकते हैं जब आप किसी चीज़ का विश्लेषण करोगे, ठीक है, तो आप कई भागों में बांट कर भी कर सकते हो। और ऑप्शन नंबर जो डी है सृजन स्तर, तो फ्रेंड्स इसका जो है सृजन माने नया कुछ नया करना, ठीक है, कुछ नया करना। सृजन माने निर्माण करना, तो सृजन नए विचार उत्पन्न करना, क्योंकि उत्पन्न करना, सृजन करना, निर्माण करना एक ही बात होती है। बस दोस्तों इसमें शब्दों की कीमत है। अगर आप ऐसे भयंकर भयंकर शब्दों को समझ गए तो आपको दोस्तों 40 प्लस सवाल आप आराम से कर सकते हो। 11वां सवाल देखते हैं, बोलते हुए सोचने की पद्धति है। पहला ऑप्शन प्रदत्त के गौड़ स्रोत का भाग, दूसरा ऑप्शन अधिगमकर्ता की रणनीति और निष्पादन की जांच के लिए प्रयुक्त तकनीक, तीसरा ऑप्शन प्राथमिक स्रोत उपलब्ध कराकर अधिगमकर्ता की अभिक्षमता परीक्षण की रणनीति, चौथा ऑप्शन है वैज्ञानिक शोध की आवश्यकता विधि। तो फ्रेंड्स बोलते हुए सोचने की पद्धति है, यानी मान कि मैं बोल रहा हूँ आपके सामने, अगर मैं सोचना भी लगूँ बोलते बोलते तो उसकी पद्धति कौन सी होती है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अधिगमकर्ता की रणनीति और निष्पादन की जांच के लिए प्रयुक्त तकनीक होती है वो, ठीक है, नोट डाउन करना। अधिगमकर्ता की रणनीति और निष्पादन की जांच के लिए प्रयुक्त तकनीक वह होती है। इसकी व्याख्या भी लेके आए हैं हम। व्यक्ति बोलते हुए सोचता है तो वह देखता है कि आगे उसे क्या बोलना है, किस प्रकार बोलना है, कि रणनीति पर विचार करता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि अधिगमकर्ता की रणनीति और निष्पादन के लिए प्रयुक्त वह तकनीक होती है। 12वां सवाल है, नैदानिक मूल्यांकन से सुनिश्चित होता है। यानी कि जो नैदानिक मूल्यांकन है, ये सवाल पहले भी आ चुका था नैदानिक मूल्यांकन का, तो उससे क्या सुनिश्चित होता है। पहला ऑप्शन अनुदेशन के प्रारंभ में विद्यार्थियों का निष्पादन, दूसरा ऑप्शन अनुदेशन के दौरान अधिगम में विद्यमान समस्याओं के कारणों और उनका समाधान, तीसरा ऑप्शन अनुदेशनोपरांत उपलब्धि की भाषा या अनुदेशन के पश्चात अधिगम की प्रगति और विफलता। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। नैदानिक मूल्यांकन से आप जो है सुनिश्चित क्या होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अनुदेशन के दौरान अधिगम में विद्यमान समस्याओं के कारणों और उनका समाधान। दोस्तों नैदानिक क्या मतलब होता है, कारणों का समाधान करना, ठीक है, किसी भी कारण का समाधान करना। जैसे मैंने पहले बताया था उदाहरण कि अगर किसी डॉक्टर के पास में कोई मरीज जाए तो डॉक्टर क्या करेगा, पहले वो उसके कारण जानेगा, क्यों आया है भाई, बुखार है क्या है। अब वो कहेगा बुखार से महसूस हो रहा है तो दोस्तों थर्मामीटर से नापेगा, कारण पता चल गया इसको बुखार है, तो उसको समाधान करेगा कि भाई पैरासीटामोल की गोली दे दी, ठीक है, डेरीफाइल की गोली दे दी, सिप्लॉक्स दे दी, एंटीबायोटिक, ऐसे क्या करता है वो उसका कारण समाधान करता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अनुदेशन के दौरान अधिगम में विद्यमान समस्याओं के कारणों और उनका समाधान नैदानिक मूल्यांकन से सुनिश्चित होता है। इसके अंतर्गत छात्र की समस्त परिस्थितियों का अवलोकन करके विशिष्ट प्रभावों पर ध्यान दिया जाता है। निदानात्मक के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ विधियों एवं प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इस सवाल में आपको हाँ और नहीं बताना है, ठीक है, यस या नो। एक विश्वविद्यालय शिक्षक किसी बाहरी परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित सत्रांत मूल्यांकन में विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में विद्यार्थियों के आकांक्षा स्तर का प्रभाव उनके शैक्षणिक निष्पादन पर अध्ययन करने की योजना बनाता है। क्या ये सही है या गलत है। दोस्तों ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ये एग्जाम में आ चुका है सवाल,
थोड़ा आपको अटपटा लग रहा होगा, कुछ बड़ा सवाल है, यस या नो में है तो अटपटा लग रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और दोबारा इसको देख सकते हैं कैसे ये जो है तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। एक विश्वविद्यालय शिक्षक किसी बाहरी परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित सत्रांत मूल्यांकन में विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में विद्यार्थियों के आकांक्षा स्तर का प्रभाव उनके शैक्षणिक निष्पादन पर अध्ययन करने की योजना बनाता है। तो इस अध्ययन में आश्रित चर विद्यार्थियों का शैक्षणिक निष्पादन, जबकि आकांक्षा स्तर का प्रभाव इस अध्ययन का स्वतंत्र चर होता है। 14वां सवाल, किस शिक्षण सहायक सामग्री से पठन, श्रवण और उच्चारण जैसे कौशल में अभिवृद्धि होती है? किस शिक्षण सहायक सामग्री से पठन, श्रवण और उच्चारण जैसे कौशल में अभिवृद्धि होती है? पहला ऑप्शन श्रव्य भाषिक शिक्षण सामग्री सहायक सामग्री, दूसरा ऑप्शन वैज्ञानिक शिक्षक सहायक सामग्री, तीसरा ऑप्शन सामान्य ज्ञान और चौथा ऑप्शन सिद्धांत आधारित शिक्षण सहायक सामग्री। तो फ्रेंड्स, इस सवाल का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। श्रव्य माने सुनना, भाषिक माने श्रव्य भाषिक यानी कि सुनाने वाली और सुनने वाली जो उच्चारण होते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ दोस्तों उसका होता उच्चारण कर रहा हूँ मैं शब्दों का, तो इससे क्या होगा, तो बोलने से क्या होगा दोस्तों, उच्चारण और सुनने और उच्चारण करने में वृद्धि होगी। ठीक है, इसकी ऑप्शन व्याख्या देख लेते हैं। श्रव्य भाषिक शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग से शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक और छात्रों में पठन, श्रवण और उच्चारण जैसे कौशल में अभिवृद्धि होती है। इस प्रकार की सहायक सामग्री के प्रयोग से किसी भी विषय वस्तु के बारे में सुना व देखा जा सकता है, जिससे अधिगम क्रिया आसानी से हो जाती है। 15वां सवाल आपके सामने, शोध के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में विविध चरों की पहचान तथा तार्किक औचित्य स्थानोपरांत अगला चरण है। इन दोनों में से कौन सा दोस्तों? तो फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि आप शोध करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपने जो है शोध का जो चयन कर लिया है, उसके बाद में आप क्या करेंगे, अगला जो चरण है वो क्या है? तो दोस्तों, शोध का चयन करने के बाद में मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने दे रखा है कि शोध के करने के बाद में आपको क्या करना पड़ता है, काल्पनिक निर्माण करना पड़ता है, यानी कि परिकल्पना हाइपोथेसिस बनानी पड़ती है। ठीक है, मुझे कहाँ जाना होगा, इस टॉपिक संबंधित कहाँ लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा, कौन सी जानी पड़ेगा, कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों हम सर्वेक्षण करते हैं। ठीक है, फिर रूपरेखा बनाते हैं, फिर सर्वेक्षण करते हैं, फिर क्या करते हैं, संश्लेषण कलेक्ट करते हैं डाटा को, फिर उसका विश्लेषण करते हैं, फिर संश्लेषण करते हैं, फिर निष्कर्ष देते हैं, फिर क्या होता है, फीडबैक देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। समस्या का चयन करने के बाद में, यानी कि टॉपिक का चयन करने के बाद में परिकल्पना निर्माण किया जाता है। इसके व्याख्या देख लेते हैं। शोध के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में विविध चरों की पहचान तथा तार्किक औचित्य स्थानोपरांत अगला चरण परिकल्पना निर्माण का चरण है। जब शोधकर्ता किसी समस्या का चयन कर लेता है तो वह उसका एक अस्थायी समाधान एक जांचनीय प्रस्ताव के रूप में तैयार करता है। इस जांचनीय प्रस्ताव को तकनीकी भाषा में प्राकल्पना कहते हैं। इस प्रकार परिकल्पना किसी शोध समस्या का एक प्रस्ताविक जांचनीय स्तर होता है। परिकल्पना निर्माण के स्रोत निम्न है दोस्तों। प्राकल्पना, ठीक है, जैसे व्यक्तिगत अनुभव, अगर किसी को अनुभव होगा तो कारगर होगी साबित। पहले किए गए शोध के परिणाम क्या हुए, पुस्तकें, शोध पत्रिका, शोधसार आदि पर विचार करेगा। उपलब्ध सिद्धांत कहाँ मिलेंगे, निपुण विद्वानों के निर्देशन में कौन कौन से विद्वान ऐसे संबंधित हैं, उसकी योजना ये बनाया जाता है परिकल्पना में।
16वां सवाल है, नीचे अधिगम की कुछ विशेषताएं सूचीबद्ध की गई हैं, इनमें से प्रभावी शिक्षण में सहायक तत्वों को पहचानिए। दोस्तों इफेक्टिव टीचिंग यानी कि कोई टीचर पढ़ा रहा है और हम जैसे हम विद्यार्थी हैं तो हम कहने लगे कि हाँ ये जो टीचर है बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं, प्रभावित पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो प्रभावी शिक्षण वो क्या क्या होता है, उसके तत्व क्या होते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। आपके सामने ये रहे, ठीक है, 16वां सवाल है ये। तो फ्रेंड्स इसमें दूसरा ऑप्शन ठीक है, पहला गलत है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर हम सम्मान नहीं करते तो वो अच्छा नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। तो अधिगमकर्ताओं की मानसिक योग्यता का स्तर पता चलता है कि अगर बच्चे का पढ़ाई के क्षेत्र में अच्छा स्तर है तो कह सकते हैं कि हाँ भी किसी मास्टर ने या टीचर ने अच्छा पढ़ाया होगा, ठीक है। तीसरा ठीक है, अधिगमकर्ताओं का पूर्व अनुभव, जो शिक्षा टीचर होता है वो सबसे पहले क्या करता है, बच्चों के पूर्व ज्ञान, माना बच्चा 9वीं से 10वीं में आया है या BA से MA में आया, तो क्या करता है टीचर कि उसको पूर्व ज्ञान या पिछली कक्षा का जो ज्ञान है उसको पूछता है कि भाई उसने आपने क्या क्या किया, आपका कितना स्तर है, आप क्या जानते हो, ठीक है। चौथा भी ठीक है इसका, अधिगमकर्ताओं की अध्ययन में अभिरुचि का स्तर। अगर विद्यार्थियों के जो शिक्षण में यानी कि पाठ्यक्रम में या पढ़ने लिखने में मन लग रहा है तो ये है कि भाई हाँ तो टीचर होता है उसने अच्छा समझाया है इसलिए बच्चों का जो है वो ध्यान लग रहा है, रुचि स्तर हो रहा है, ठीक है। उससे पता चलता है कि हाँ उसका जो है प्रभावित टीचर जो है टीचर शिक्षण कर रहा है। 5वां गलत है, क्योंकि अधिगमकर्ताओं के अंत व्यक्तिक संबंध का स्तर, क्योंकि दोस्तों आंतरिक जो विद्यार्थियों के आंतरिक संबंध होते हैं उनसे कोई मतलब नहीं होता टीचर का, ठीक है। 6वां ठीक है, क्योंकि अधिगमकर्ताओं का समाज के बारे में दृष्टिकोण, क्योंकि जब टीचर होता है अच्छा टीचर, प्रभावी टीचिंग होती है बच्चों के साथ, तो बच्चे का दिमाग जो है वो डेवलप होता है, तो वो समाज के बारे में, देश के बारे में सोचने लगता है कि सही क्या है गलत क्या है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका जो डी है वो सही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 17वां सवाल, किस प्रकार के शोध में प्रतिभाग करने से अभ्यासकर्ता में सुधार होने के साथ साथ कार्य परिस्थितियों में भी सुधार की संभावना है? मौलिक शोध, वृहद शोध, मूल्यांकन परक शोध या क्रियात्मक शोध? तो फ्रेंड्स इस सवाल का जो सही आंसर है क्रियात्मक शोध, ठीक है, क्रियात्मक शोध, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। क्रियात्मक शोध में प्रतिभाग करने से अभ्यासकर्ता में सुधार होने के साथ साथ कार्य परिस्थितियों में भी सुधार होने की संभावना होती है। क्रियात्मक शोध या अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक विधि से अपनी समस्या का अध्ययन कर अपने निर्णय और क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करता है। क्रियात्मक शोध कक्ष की विभिन्न स्थितियों की समस्याओं का हल खोजने, निदानात्मक मूल्यांकन और उपचारात्मक उपाय करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण, उपयोगी और सामयिक सिद्ध होता है। निसंदेह शिक्षा में क्रियात्मक शोध का लक्ष्य नवीन शैक्षिक ज्ञान की खोज है जो उन समस्याओं को हल करने हेतु अनुसंधान शिक्षा के क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली विभिन्न समस्याओं के निदान एवं उपचार में पर्याप्त सीमा तक उपयुक्त एवं कारगर सिद्ध होता है। 18वां सवाल आपके सामने, किसी शिक्षक के लिए सुनना महत्वपूर्ण है ताकि वह, ऑप्शन आपके सामने, ताकि वह अधिगमकर्ता की आवश्यकता पूरी कर सके। ऑप्शन नंबर दूसरा, ज्ञान प्राप्त कर सके, या तीसरा ऑप्शन अधिगमकर्ता को प्रसन्न रखा जा सके। चौथा ऑप्शन अधिगमकर्ता द्वारा की गई प्रगति की मूल्यांकन कर सके।
तो फ्रेंड्स, किसी शिक्षक के लिए सुनना महत्वपूर्ण है ताकि अधिगमकर्ता की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, यानी कि क्वेश्चन पुटअप करना बुरी बात नहीं है दोस्तों। टीचिंग प्रभावी तभी होता है जब बच्चे किसी टीचर से सवाल पूछते हैं, ठीक है। तो किसी शिक्षक के लिए सुनना महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिगमकर्ता यानी विद्यार्थी की आवश्यकता हो, यानी कि कोई सवाल विद्यार्थी कर रहा है तो उसकी वह पूर्ति कर सके। अगर कोई सवाल नहीं पूछेगा तो वह कैसे सुनाएगा, कैसे बोलेगा और कैसे वो टीचर जो है वो बच्चों की जो आवश्यकता है उसके जो मन में जगे प्रश्न को कैसे शांत कर पाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। किसी शिक्षक के लिए सुनना आवश्यक है ताकि वह अधिगमकर्ता की आवश्यकता पूरी कर सकें। शिक्षक शिक्षण कार्य के दौरान अधिगमकर्ता के सभी बातों एवं समस्याओं के बड़े ही ध्यान से सुनता है और देखता है। तत्पश्चात उनकी संबंधित समस्याओं को दूर करके उनके आवश्यकता की पूर्ति करता है। 19वां सवाल आपके सामने, जब कम संसाधनों का प्रयोग कर और शिक्षक के प्रयास तथा स्व अधिगम पर जोर देकर विद्यार्थियों के अधिगम परिणाम सुनिश्चित किए जाते हैं तो इनमें निम्नलिखित में से कौन शिक्षक के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से वर्णन करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शिक्षक सफल है, शिक्षक प्रभावी है, शिक्षक बुद्धिमान है या शिक्षक व्यवहारिक है। दोबारा देख सकते हैं, जब कम संसाधनों का प्रयोग कर और शिक्षक के प्रयास तथा स्व अधिगम पर जोर देकर शिक्षार्थी के अधिगम परिणाम सुनिश्चित किए जाते हैं तो इनमें निम्नलिखित में से कौन से शिक्षक के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से वर्णन करता है। दोस्तों, इस सवाल का मतलब है कि अगर टीचर के सामने टीचर देखता है कि भाई स्कूल में क्लास में संसाधन कम है और वह अपने उच्चतम प्रयास करता है कि बच्चों को कैसे समझाऊं, ठीक है, बच्चों पर कैसे थोड़ा सा फोकस डालूं, थोड़ा सा वो भी स्व अधिगम करें, मैं भी अपना कुछ अच्छा बेस्ट देने की कोशिश करूं बच्चों को, और अगर वह प्रयास सफल होता है तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं शिक्षक प्रभावी है, ठीक है। जो टीचर है वो क्या है, प्रभावी है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जब शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण प्रभावशाली एवं सक्रिय भूमिका में होता है तो कम संसाधनों का प्रयोग कर और उसके प्रयास तथा स्व अधिगम पर अधिक जोर देकर विद्यार्थियों के अधिगम परिणाम को सुनिश्चित किया जाता है। 20वां सवाल है, विमर्शी व्यवहार का अर्थ व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित में से किसका प्रयोग है। विमर्शी व्यवहार, संज्ञान, अधिसंज्ञान, संज्ञान पर अधिसंज्ञान, अधिगम पर प्रबलन। तो फ्रेंड्स, विमर्शी व्यवहार का अर्थ व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित में से किसका उपयोग है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है अधिज्ञान, मेटा कोग्निशन, ठीक है, मेटा कोग्निशन। विमर्शी माने विचार करना, व्यवहार में विचार करना का अर्थ जो है वो अधिसंज्ञान मेटा कोग्निशन होता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। विमर्शी व्यवहार का अर्थ व्यक्ति द्वारा अधिसंज्ञान मेटा कोग्निशन का उपयोग करने से है। अधिसंज्ञान की स्थिति में व्यक्ति अपनी मानसिक प्रक्रियाओं का ज्ञान और समझ का उपयोग करता है, क्योंकि खुद ही वो अपने मन में मन बतलाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं मेटा कोग्निशन। 21वां सवाल और लास्ट सवाल हमारा, समावेशी शिक्षा का अर्थ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, समावेशी शिक्षा क्या होती है। पहला ऑप्शन, वह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे का अधिगम परिणाम एक हो। दूसरा ऑप्शन, निःशक्तों को मुख्य धारा में शामिल करना। तीसरा ऑप्शन, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना। या चौथा ऑप्शन, यह सुनिश्चित करना कि कोई बच्चा शिक्षा में पीछे न रह जाए। दोस्तों, इस चारों में से समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, सरकार का मुख्य ध्यान यही है, समावेशी शिक्षा।
तो फ्रेंड्स, समावेशी शिक्षा का मतलब होता है यह सुनिश्चित करना कि कोई बच्चा शिक्षा में पीछे न रह जाए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसके व्याख्या देख लेते हैं। समावेशी शिक्षा का अर्थ यह सुनिश्चित करना है कि कोई बच्चा पीछे नहीं रह जाए। समावेशी शिक्षा एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सामान्य बच्चों के साथ विशेष बच्चों को भी शिक्षा का समान अवसर मिलता है। समावेशी शिक्षा प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत शक्ति का विकास करती है तथा आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करती है। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही नोट्स और पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755475312 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके आंसर की हम भी लेकर ये रही। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल जेबी स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कर देना और उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल सके। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं कल शाम 5 बजे। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।